अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले हमले में 4 दहशतगर्द हलाक हो चुके, जबकि पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हुए। कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। गाड़ी में सवार होकर आने वाले 4 दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर इमारत की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें रोका। मुलजमान ने दस्ती बम फेंका और फायरिंग कर दी, जिससे सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, मगर जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए 2 दहशतगर्दों को दरवाजे पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि दीगर 2 मुलजिमान भी चंद कदम के फासले पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन गए। हमला आवर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग और दस्ती बम हमले में 4 सिक्योरिटी गार्ड, 1 पुलिस एहलकार और 1 शहरी भी शहीद हुआ। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पहुंची है और फिर दहशतगर्दों से मुकाबला चला है। उस दौरान जो है 4 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमले की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई और इमारत का कंट्रोल संभाल कर सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस और रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन के बाद इमारत को क्लियर करार दे दिया। एडिशनल आईजी सीटीडी के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक BLA मजीद ब्रिगेड ग्रुप से था। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाने वाले RRF के जवान खलील और रफीक ने दहशतगर्दों को आगे बढ़ने से रोका। पहले जो अंदर आया उसको मैंने शूट किया तो उन्होंने उनको बोला भाई वो एक और भी बंदा यहाँ पे जिंदा जो हमें शूट कर रहा है। चुप गए, तीनों ही चुप गए। मैंने फायरिंग बंद कर दी। उसके बाद 2 अंदर आए, उन्होंने मेरे को नहीं देखा, वो अंदर चले गए। तीसरा बंदा जो पीछे आ रहा था उनको कवर देके उसने मेरे को देख लिया। जैसे उसने मेरे को देख लिया मैंने उसको शूट लगाई गोलियां, तो उनको लगी तो थोड़ा सा जख्मी हो गया क्योंकि उसके पास जैकेट पर पहना हुआ था। फिर उसने गन्ने निकाला, पिन निकालने वाला था, मैंने उसको सर पे गोली मारी, वो उधर ही गिर गया। पुलिस ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी और असले को कब्जे में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। आर्मी चीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान की कुर्बानी देकर दहशतगर्दों को एंट्री पॉइंट पर रोका। आर्मी चीफ दहशतगर्दों के बड़े हमले को नाकाम बना दिया। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी इदारों, पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान की कुर्बानी देकर दहशतगर्दों को एंट्री पॉइंट पर रोका। सिक्योरिटी गार्ड की कुर्बानी ने दहशतगर्दों के बड़े हमले को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ का कहना था कि आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी इदारों, पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी कहते हैं कि दहशतगर्दों के इरादे हमने खाक में मिला दिए। ये हमला किसी स्लीपर सेल की मदद के बगैर नहीं हो सकता। भारतीय एजेंसी रॉ की फ्रस्ट्रेशन सबके सामने है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तफसीली तहकीकात करेंगे। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने कहा, दहशतगर्दों ने दिल बर्दाश्ता होकर कार्रवाई की। 10:02 पर एक गाड़ी जिसमें 4 दहशतगर्द सवार थे वो आए और यहाँ पे उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और फायरिंग की। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाकये का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। यानी 10:02 से लेके 10:10 तक ये टोटल 8 मिनट की कार्रवाई थी, जिसके अंदर 4 दहशतगर्द और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जो एक सिक्योरिटी apparatus था जिसमें रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा और इनको अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दिए। एक बहादुराना मुजाहिरा था उन सिक्योरिटी के
के मामूल उन जवानों का जिन्होंने 2 दहशतगर्द को पहली ही एंट्रेंस पे मार गिराया और 2 आगे की तरफ रवाना हुए। इस प्रोसेस में एक जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए, जो कि आउटर टिकट के ऊपर थे। और जिस तरह बाकी 2 दहशतगर्द आगे आए तो ये अगले 5-6 मिनट में रेंजर्स पुलिस और सिक्योरिटी के बाकी इदारों ने उनका मुकाबला किया, फायर एक्सचेंज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 10:10 पे बाकी 2 भी मारे गए। और इस तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी उसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सके, वो जो एंट्रेंस रोड है उसी के ऊपर ये चारों मारे गए। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले को नाकाम बनाने का सहरा RRF के जवानों के सर है, जिन्होंने जान की परवाह न करते हुए न सिर्फ हमला नाकाम बनाया बल्कि दहशतगर्दों को जहन्नुम की तरफ भी रवाना किया। पुलिस हो या CTD, रेंजर्स हो या खुफिया एहलकार या फिर पाक फौज के जवान, मुल्क के मुहाफिज तमाम सिक्योरिटी इदारों के जवान अर्ज़ वतन और मुल्क के शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए हर दम जान निसार करने को तैयार। कभी अपनी जान देकर इस मुल्क को महफूज बनाते हैं, कभी किसी हमले में जख्मी होकर गाजी होते हैं और मुल्क का दिफा करते हैं। ऐसे ही बहादुर सपूत हैं हमारे मुल्क के RRF के जवान, जिन्होंने कराची में जान पर खेलकर स्टॉक मार्केट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। जब तक इस मुल्क की हिफाजत करने वाले ऐसे जवान मौजूद हैं, इस मुल्क का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। RRF के कांस्टेबल खलील और रफीक ने दहशतगर्दों को आगे बढ़ने से रोका। हमारी ड्यूटी यहाँ पे थी, मेन गेट पे, तो जैसे ये आए थे, गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था, उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाले और एक सिक्योरिटी जख्मी हो गया था। जैसे जख्मी हो गया तो हमारे 2 बंदे थे, 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे, एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में, वो जख्मी हो गए थे, वो उसको उधर ही गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। सिंध पुलिस के जवानों की वजह से दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में नाकाम हुए। सलाम हो धरती माँ के इस अजीम सपूत पर जिसने मुल्की मईशत की शहरग पर होने वाले हमले को नाकाम बनाकर जांबाजी और जानिसारी की दास्तान रकम की। इस मुल्क के करोड़ों अवाम धरती माँ के अजीम सपूत को अजीम बहादुरी पर खैराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह का कहना है कि दहशतगर्दों ने पार्किंग एरिया से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। चंद दहशतगर्दों ने, जो कि आम थे राशन कोफ और ऑटोमेटिक के साथ, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया। वो पहले पार्किंग लॉट में आए और वहां से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उस वक्त लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उनका मुकाबला किया और जो ही पहला दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश की वो मार दिया गया। लेकिन उसके बाद उसके साथी जो थे वो भी अंदर घुस आए और फायरिंग के तबादले में वो चारों दहशतगर्द जो है वो भी कैफे किरदार को पहुंच चुके हैं। और चंद हमारे अफराद, जिनकी तादाद सो फार 4 बताई जा रही है, वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के आदमी वो भी शहीद हुए हैं। इस वक्त रेंजर्स और अदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी पुलिस ने बिल्डिंग को मुहासरे में लिया हुआ है और उसकी क्लियरेंस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो दहशतगर्द थे, जैसे कि पहले लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर्स माइंड को, उनके बेसिस को लॉ एनफोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है, इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रावलपिंडी में थाना जाथली की हुदूद में फायरिंग हुई है। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक पुलिस एहलकार सदाकत अली की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तफसीलात जानेंगे सोहेल राजा से। सोहेल राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना जातली की हदूद बेर रतियाल में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से सदाकत अली पुलिस एहलकार जो है वह जांबाक हो गया, जबकि हारून नामी साथी जख्मी हुआ है। फायरिंग से जांबाक होने वाले पुलिस एहलकार SSP इन्वेस्टिगेशन फैसल कामरान के साथ ऑपरेटर तैनात थे। फायरिंग से जांबाक पुलिस एहलकार सदाकत अली की लाश को जो है रावलपिंडी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। फायरिंग के वाकये की वजूहात हाल मालूम ना हो सकी।
बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल राजा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद हुकूमत ने आइंदा माली साल का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने अपोजिशन की तमाम तजावीज रद्द कर दी। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया बल्कि रिलीफ दिया है। असेंबली में फाइनेंस बिल का फैसला कुन राउंड स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की सरबराही में शुरू हुआ, जिसमें कौमी असेंबली के इजलास में वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। वोटिंग के दौरान हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद ने डेस्क बजाए और वजीर आजम के हक में नारे भी लगाए, जिसके जवाब में अपोजिशन की जानब से भी शदीद नारेबाजी की गई। शिकनौ की हमायत में 160 और इसकी मुखालफत में 119 वोट्स दिए गए थे। बजट मंजूर होने के बाद हुकूमती बेंचों पर मौजूद अरकान ने मुबारक दी, जबकि अपोजिशन ने इसको मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर ने अपने पैगाम में कहा कि अपोजिशन कमजोर हो गई। पहले 29 वोटों से बरतरी थी, अब 41 वोटों से बरतरी हो गई। इजलास में बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया, तो जवाब में वफाकी वजीर मुराद सईद ने धुआंधार तकरीर की, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन को एक बार फिर मुनाजरे का चैलेंज दिया। मुशीर खजाना कौम के सामने टीवी पे बयान देता है कि जो पीआईए खरीदेगा स्टील मिल उसको मुफ्त में देंगे। ये इदारे छोड़ के गए थे। दूसरा सवाल हुआ स्पीकर साहब कि आप लोग सामना कैसे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम दे दिया। 208 अरब का मैं सामना करूंगा, हमारे लोग सामना करेंगे। इजलास में खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी कदरे जज्बाती दिखाई दिए। उनका कहना था कि आप मुल्क लूटें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हम नोटिस लेना बंद कर दें। इमरान खान नोटिस लेने के लिए आया है, अवाम ने मैंडेट दिया, वजीर आजम किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान तमाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। तुम्हारे मुतालबा से इस्तीफा दे दे, क्या बात है, किस बात की मूली है, इस्तीफा दे दे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे, नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। हुकूमत ने 12 जून को कौमी असेंबली में आइंदा माली साल के लिए बजट पेश किया था, जिसका हुजम 71 अरब 37 अरब रुपए है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में हुकूमती आमदनी का तखमीना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से महसूलात की सूरत में 4,963 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी की मद में 1,610 अरब रुपए रखा गया है, जबकि 3,437 अरब रुपए का खसारा है। पार्लियामेंट का बजट इजलास सियासत की नजर हो गया। हुकूमत की तरह अपोजिशन ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे का मुतालबा तो एहसन इकबाल ने मुल्क को बड़े खसारे में डालने का इल्जाम लगाया। असद कैसर की सरबराही में कौमी असेंबली के बजट इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने दहशतगर्दी को पाकिस्तान में फरोग दिया उसे यहाँ वजीर आजम ने शहीद कह दिया। अल्लाह हमें दहशतगर्दी और उसकी हिमायत करने वाले अजहान से भी महफूज रखे। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे कि फवाद चौधरी ने लुकमा दिया कि हमने बात की तो आपका सियालकोट जाना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं आपके मुतालिक बोला तो ऐवान में बैठना मुश्किल हो जाएगा, आप कानून को हाथ लगाएंगे। मतलब मैं ऐसी गल्लां कर रहा, खुदा दी कसम तो जगह नहीं लभनी है सॉल दे विच। मैं सही कह रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ की बात पर फवाद चौधरी अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गलत बात की, माफी मांगे। नहीं देखिए, उन्होंने अपने हल्के के मसाइल पे देखिए, प्लीज आप तशरीफ रखें। शाह साहब माफी मांगे बगैर ऐवान की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजीर आजम मईशत की तबाही पर कौम से माफी मांगे या इस्तीफा दें। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है वजीर आजम के लिए 2 ऑप्शन है। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि हमारे वजीर आजम के लिए 2 ही ऑप्शन रहते हैं। या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से,
کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बोले अगर मौजूदा बजट में इस्लाहात ना की गई तो आइंदा साल 700 अरब तक का बजट खसारा हो सकता है और फिर ये पूरा नहीं होगा। उनका कहना था कि मुश्किल इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क के पास वजीर खजाना ही नहीं। जबकि पाकिस्तान इतने बदतरीन इक्तसादी बहरान से गुजर रहा है, इस हुकूमत के पास कोई वजीर खजाना नहीं जो यहाँ बजट पेश कर सके। हुकूमती बेंचों से वफाकी वजीर मुराद सईद ने जज्बाती तकरीर शुरू की तो अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अपोजिशन बेंचों से नारे लगाए गए और फिर अपोजिशन के अरकान ने वॉकआउट भी किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि हजारों मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स को जीरो पर ले गए। मुल्क में शायद ही कभी ऐसा टैक्स फ्री बजट आया हो। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए हमाद अजहर ने कहा कि अपोजिशन को पता ही नहीं कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। माफिया के खिलाफ इलेक्शन से पहले ही कामयाब हो चुके थे। सबसे बड़ी 2 माफियाज को हमने इख्तिदार से बाहर निकाला। 1600 आइटम्स हमने अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लाद दिए थे, विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, वो सब को भी आज हम 1600 आइटम्स यानी कि हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर से हमने उनको जीरो पे हम ले गए। जनाब स्पीकर, अगर हम इस मुल्क को इस वबा से बाहर निकालना चाहते हैं तो आज कौम हमारी तरफ देख रही थी कि हम मिलके आज ये बजट जो कि टैक्स फ्री बजट है, पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी टैक्स फ्री बजट आया हो, शायद ही कभी कहीं ऐसा बजट आया हो कि 1 करोड़ 60 लाख घरानों को उसके अंदर मुस्तफीद होने के लिए जराए रखे गए हो, शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि 30 लाख कारोबारों के 3 माह के बिजली के बिल जो है अदा किए जा रहे हो, शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो कि पाकिस्तान जो छोटे सार्फिन है उनके लिए बिजली के बिलों को मौखर किया जा रहा हो, शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि एनडीए में एक ऐसा सब्जेक्ट जो डिवॉल्व हो चुका है उसके लिए 75 अरब रुपए खर्च कर रहा है सूबों के साथ मिलकर, 50 अरब रुपए सहित जो डिवॉल्व सब्जेक्ट है पीएसडीपी में मैचिंग ग्रांट्स के ऊपर दुगना कर दिया हमने। शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि पीएसडीपी में सबसे ज्यादा एलोकेशन सूबा बलोचिस्तान और दूसरी बड़ी एलोकेशन सूबा सिंध के लिए रखी गई। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जरा यहाँ बजट स्पीच करने के लिए खड़ा हुआ तो अभी बजट टेबल भी नहीं हुआ था और नामंजूर के नारे लगना शुरू हो गए थे। इन्हें पता ही नहीं था कि इस बजट के अंदर कोई टैक्स है ही नहीं। ये संजीदगी का आलम है। लाहौर में आटे का बहरान जोर पकड़ गया। आटे की किल्लत की वजह से शहरी परेशान हैं। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से तजावुज कर गया। सैयद वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में रोज बरोज आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आटे की किल्लत की वजह से शहरी परेशान हैं। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से तजावज कर गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत जिस बुनियादी चीज का नोटिस लेती है वो आवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। लाहौर में आटे की चक्कियों पर आटा दस्तयाब है लेकिन 65 रुपए फी किलोग्राम में शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। खरीदारों का कहना था कि अगर चक्कियों पर भी आटा न मिले तो वो तो आटे को तरस ही जाए। चक्कियों की वजह से पब्लिक को जो थोड़ा बहुत आटा मिल रहा है नहीं तो बाहर तो नायाब हो गया, आटा मिलता ही नहीं है। थोड़ा 1100-1200 रुपए का मिल रहा है 20 किलो का। आटा चक्की मालकान का कहना था कि उन्हें हुकूमत की जानिब से गंदुम पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती जो वो सस्ता फरोख्त करें। अभी तो फिलहाल आटे की चक्कियां ही आवाम में आटे की जरूरियात को पूरा कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि आटा सस्ता करे और ऊपर से महंगाई भी बहुत हो गई, आटा मार्केट से गायब हो गया। ये आटा मिलता नहीं पिया, चक्कियां खुलियां ने चलो लैन आ जन्ने आ, नहीं तो सानू आटा कितने मिलता पिया वे। आटा तो वैसे मिल ही नहीं रहा, चक्कियों से दुकानों से अक्सर शार्ट ही रहता है, मसलन उसको पैसे दे के भी चीज नहीं मिलती। शहरियों का कहना है कि आवाम को बुनियादी अशिया फराहम करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। आटा एक बुनियादी चीज है, इसलिए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सस्ते आटे की फराहमी के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि उनकी जिंदगियों में सुकून आ सके। कैमरामैन निशान जाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। हुकूमत भी सूबा पंजाब में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए सरगर्म है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात की और फ्लोर मिल्स को गंदम की रिलीज के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया। हुकूमत भी सूबा पंजाब में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए सरगर्म है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात की और फ्लोर मिल्स को गंदम की रिलीज के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया। अब्दुल अलीम खान का वफ्द से कहना था कि सिर्फ फंक्शनल फ्लोर मिल्स को गंदम देंगे, फहरिस्तों की तैयारी शुरू है। फंक्शनल फ्लोर मिल्स की तस्दीक के लिए खुफिया अदारों से भी मदद ले रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब का कहना था कि वजीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर आटे की कीमत कम से कम रखना चाहते हैं। अगले 3 माह में खुराक के शोबे में
नई पॉलिसी ला रहे हैं। वजीर आजम का गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि आटे की कीमत में आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। आटे के बुरान पर काबू पाने के लिए गंदम की फ्लोर मिल्स को वक्त से पहले रिलीज का फैसला किया गया है। मुल्क में जितनी गंदम कम होगी उतनी मकदार दरामद कर ली जाएगी। आटे की टारगेटेड सब्सिडी पर भी काम हो रहा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने सूबे भर की तमाम मिल्स को यकसा गंदम रिलीज करने की तजवीज देते हुए कहा कि हुकूमत से ताउन करेंगे। सूबे भर में एक ही रेट हो सकता है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द में अब्दुल रऊफ मुख्तार, मियां रियाज अहमद, शौकत हयात और फरूख शहजाद भी इजलास में शरीक हुए। इस्लामाबाद के कोरोना से ज्यादा मुतासिर सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया की तरफ से शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करने और घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलमदार बलूच से, जो इस वक्त I-10 सेक्टर 1 में मौजूद हैं। जी अलमदार। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस सामने आने के बाद जो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है जिली इंतजामिया की तरफ से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, जो अभी तक जो है वो जारी है। मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, इसमें जो है I-10 सेक्टर मौजूद है। इस वक्त हम जो है I-10-1 सेक्टर में मौजूद है, जो सेक्टर जो है जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी है। यहाँ से भी जो है कोरोना के केसेस सामने आए थे। मैं अपने कैमरामैन अरशद सत्ती को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि इस वक्त जो I-10 का एक दाखिली रास्ता है, उस रास्ते को जो है वो खारदार तारे लगा के यहाँ पर जो है वो बंद किया गया है और शहरियों को जो इस सेक्टर के अंदर रहते हैं उनको जो है चेक एंड बैलेंस के बाद जो है वो अंदर जाने या आने दिया जा रहा है। कोई ज़रूरी काम से अगर निकलता है तो उसको जाने दिया जा रहा है, वरना जो जिली इंतजामिया की तरफ से शहरियों को हिदायत की गई है कि वो अपने घरों तक महदूद रहें और बाहर गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, ताकि जो ये वबा है इसको फैलने से जो है वो रोका जाए। और यहाँ पर जो पुलिस के एहलकार है वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और चेक एंड बैलेंस करने के बाद ही शहरियों को जो वो इजाज़त दे रहे हैं। अगर कोई ज़रूरी काम से जा रहा हो तो किसी का बहुत ज़रूरी काम हो तो वो उसको इजाज़त देते हैं कि आप जो है जा सकते हैं, वरना जो है शहरियों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और जिली इंतजामिया की तरफ से भी यही हिदायत की जा रही है कि घरों तक महदूद रहे ताकि ये वबा जो है वो ना फैले। कल जो है जिली इंतजामिया की तरफ से जो है वो डीसील उसको कर दिया गया है और यही कहना है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कि जैसे जैसे ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहेगी और अगर केसेस में जो है नुमाया कमी आ रही है, जैसे ये इलाके क्लियर होंगे तो इनको भी जो है वो डीसील कर दिया जाएगा। और शहरियों के लिए जो है सहूलत के लिए अंदर जो है जो मार्केटें हैं उनमें अशिया ज़रूरिया की जो दुकानें हैं वो खुली हैं SOPs के तहत, और जो उनका वक्त होता है वो मुकर्रर है, वो मुकर्रर वक्त तक खुली होती हैं ताकि शहरी भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी ले सके SOPs के मुताबिक। और ज़िली इंतजामिया का यही कहना है कि जैसे ही कोई रिपोर्ट जो सामने आएंगी तो उसके बाद भी इन सेक्टर्स में जो वो डीसील कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग 3 बड़े शहरों में डिसइंफेक्शन स्प्रे का फैसला कर लिया गया। स्प्रे करने के लिए NDMA और निजी कंपनी के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुआहदा तय पा गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस का डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाएगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत NDMA डिसइंफेक्शन स्प्रे के लिए अवामी मकामात और इमारतों की निशानदही करेगा। कंपनी NDMA की बताई गई जगहों पर स्प्रे का तमाम बंदोबस्त करेगी। हॉस्पिटल्स और अवामी मराकज को स्प्रे के लिए तरजीह दी जाएगी। NDMA के मुताबिक मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद स्प्रे का फैसला हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में 30,000 तिब्बी अमले की तरबियत मुकम्मल। हेल्थ वर्कर्स के हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर वी केयर प्रोग्राम के तहत तरबियत जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद कासमी। कोरोना का सामना SOPs की खिलाफ वर्जियों से किया जाने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरी इक़्तिदार में अब तक 12,643 केसेस जबकि 127 अमवात हो चुकी हैं। इंतजामिया SOPs बनाकर अमल दरामद करवाना भूल गई। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किरायों के साथ गाड़ियां भरने में मसरूफ हैं, तो मुसाफिर कहते हैं टैक्सी के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते और जाना भी जरूरी है। कोई ट्रांसपोर्ट है, सुजुकीज वगैरह कोई नहीं है, छतें फुल हुई, अंदर भी फुल है, ना मास्क है ना और कुछ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली गई मगर SOPs को ट्रांसपोर्टर का कहना है कि सैनिटाइजर और सवारियों को फासले पर बैठाना शुरू किया तो कमाएंगे क्या। कोई बिल्कुल ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई हाल ही नहीं है, ना इन्होंने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई बताया कि जी कोरोना या फलानी टिंगिन जो भी है। मगर कोरोना के बारे में अभी हमारे साथ सवार पैसेंजर बैठते हैं, वो कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ। बाकी चीज़ें भी देखो, अड्डे वाले मालिकान जो है वो 100 रुपये अभी तक वही अड्डा ले रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने कोई अड्डा शड्डा कम नहीं किया। हमारी लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं तो यकीनन मेरे इमरान खान से यही ख्वाहिश है कि कुछ हमारे गरीबों के बारे में, पब्लिक के बारे में, कुछ इनके बारे में सोचें।
शहरी कहते हैं पेट्रोल सस्ता हुआ तो किराए जूं के तू थे, अब जब महंगा हुआ तो 20% तक इजाफा कर दिया गया है। न सवार होने से पहले सैनिटाइजर दिया जा रहा है, अगर फासले पर बैठने का इसरार करें तो उतरने का कहा जाता है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अद्वियात की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अद्वियात की कीमतों पर 4 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बड़ी मजबूत है। हमारा ड्रैप का अदारा अद्वियात साज कंपनी के नीचे लगा हुआ है। ड्रैप अद्वियात की कीमतों को घुमाता रहता है। ड्रैप चाहता है तमाम कंपनियां उसके दरवाजे पर आकर बैठी रहें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अद्वियात की कीमतों के तयन में इतना वक्त क्यों लगता है। कीमतों का तयन तो एक ही दिन में ड्रैप को करना चाहिए। क्या टास्क फोर्स की सिफारिशात के बाद हुकूमत ने कीमतों पर फैसला किया? हुकूमत गैर मुइन्ना मुद्दत तक मामला लेकर नहीं बैठ सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि टास्क फोर्स की सिफारिशात आ चुकी हैं। हुकूमत ने सिफारिशात पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया। डीपीसी को कीमतों के तयन का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टास्क फोर्स का जवाज कानून में किसी जगह नहीं। डीपीसी ने कीमतों का तयन किया। हुकूमत ने डीपीसी के फैसले पर टास्क फोर्स बना दी। इस तरह तो टास्क फोर्स पे टास्क फोर्स बनती जाएंगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को अद्वियात की कीमतों पर 4 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकरम खान दुरानी की दरखास्त जमानत को हिदायत के साथ निपटा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब गैर कानूनी तौर पर दरखास्त गुजार को हरासा न करे, कानून के मुताबिक कॉल अप नोटिस जारी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस गुलाम अहमद कमरानी ने अकरम खान दुरानी की दरखास्त जमानत पर समाअत की। दुरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान ने मौकफ अपनाया कि नैब ने दरखास्त गुजार के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिया है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा कि नैब ने एक बार पहले भी अदालत को कहा कि गिरफ्तार नहीं करेंगे और फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। वारंट गिरफ्तारी नैब का हक है, मगर हमें 10 दिन पहले आगाह किया करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या नैब दरखास्त गुजार को वारंट गिरफ्तारी जारी होने से पहले कॉल अप नोटिस जारी करता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी, गिरफ्तारी से पहले कॉल अप नोटिस जारी किया जाता है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि वारंट गिरफ्तारी वापस लेने के बाद आपने दरखास्त गुजार को कोई कॉल अप नोटिस दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया कि कोरोना वायरस की वजह से काम में ताखीर हो रही है, इसी वजह से कोई नया कॉल अप नोटिस जारी नहीं हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब गैर कानूनी तौर पर दरखास्त गुजार को हरासा न करे। जब जरूरत हो तो नैब कानून के मुताबिक कॉल अप नोटिस जारी करे। अदालत ने अकरम खान दुरानी की दरखास्त जमानत को हिदायत के साथ निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई। अदालत ने बैरिया टाउन की जमाशुदा रकम के हुसूल की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सैरिश खान की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने रकम मांगने के बजाय अदालती कमेटी के जरिए खर्च करने की इस्तदा करते हुए कहा कि साबिक सुप्रीम कोर्ट जज की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमेटी में सेक्रेटरी प्लानिंग, चीफ सेक्रेटरी सिंध को शामिल किया जाए। कमेटी में वफाक और सिंध के नामजद एक एक शहरी भी शामिल हों। तमाम रकम सिंध की तरक्की पर शफाफ अंदाज में खर्च की जाए। सिंध ने बहरिया टाउन की रकम को बजट में वसूलियों का हिस्सा बनाया है। सिंध हुकूमत का शुरू से मौकफ था, उसे रकम नहीं चाहिए। पैसा आना शुरू हुआ तो सिंध हुकूमत रकम मांगने आ गई। सिक्योरिटी एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, लेकिन जवां मर्दी से मुकाबला किया। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन सुलेमान मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर क्या कहेंगे, सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से महफूज रही स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन इस हमले से दुनिया को क्या पैगाम गया? देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया है कि आज जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार खास तौर पर हमारे इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे 2 और पुलिस फोर्स जिन्होंने फौरन रैपिड रिस्पॉन्स दिया इस अटैक को के खिलाफ, उन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही से जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बल्कि पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसके एक नेशनल इमेज को प्रोटेक्ट किया है। आज खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, रेंजर्स को, सिंध पुलिस को, सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज को, जिन्होंने जो है वो फ्रंट लाइन पे जो है वो लड़ते हुए बिल्कुल जो है वो गेट में भी एंटर होने नहीं दिया, वरना बहुत ज्यादा जो है वो इसका नुकसान हो सकता था। जहां तक जी की बात है तो वो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान बहुत एक रेजिलिएंट कौम है और जैसा आपने देखा कि 1 मिनट के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग बंद नहीं की गई है
اور انویسٹرز کو جیسی سیکیورٹی کلیئرنس دی گئی سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے، اس کے بعد ورک ایز پر نارمل پہ جو ہے وہ کام ہوا ہے. سارے ٹریک ہولڈرز نے جو ہے وہ اپنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز کنٹینیو رکھی ہے، مینجمنٹ ٹیم اپنی جگہ پہ موجود تھی. تو اس کو اس طرح ٹریٹ بالکل کیا گیا جیسے لائف واز ایز پر نارمل. یہ ٹوٹل 7 سے 8 منٹ کا ٹوٹل آج آپریشن ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی کلیئر تھا، لوگ بھی اپنے اپنے دفتروں میں نارمل حالات پہ کام کر رہے تھے. سلیمان مہدی صاحب، ایک بہت اچھا پیغام اور گیا کہ اس ایسے موقع پر جہاں پر دہشت گردانہ حملہ کیا اس کو ناکام بنایا گیا، اسی موقع پر آج اسٹاک مارکیٹ 240 پلس پوائنٹس کا کاروبار کر گئی. جی میں نے جیسے آپ سے کہا پہلے کہ ہماری جو سینٹیمنٹس تھے وہ بالکل بھی ڈپریس نہیں ہوئے آج کے اس انسیڈنٹ کے بعد، اور لائف ایز پر نارمل رہی، اور انویسٹرز نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شراکت بھی کی ہے ٹریڈنگ ایکٹیویٹی میں، اور مارکیٹ بھی جو ہے وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں بن رہی ہے. یہ پوری دنیا کو میسج جاتا ہے کہ ڈسپائٹ پاکستانی قوم بڑی ایک ریزیلینٹ قوم ہے. سر، آنے والے دنوں میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اب بہتری کی جانب گامزن رہے گی؟ دیکھیں جی، آج ہمارا فیڈرل بجٹ بھی اپروو ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے اس وقت پاکستان نہیں پوری دنیا جو ہے وہ ایک پینڈیمک کا شکار ہوئی ہوئی ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پینڈیمک سے ہم باہر نکلیں گے ڈیفینیٹلی پاکستان کی اکانومی بھی پرفارم کرے گی دنیا کی دوسری اکانومیز کی طرح. اور جیسا میں نے کہا کہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، بہت جلدی جو ہے وہ کسی بھی کرائسس سے ہم باہر بھی آ جاتے ہیں. تو میں بڑا ہوپ فل ہوں، انشاءاللہ آگے آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتری کے دن ہوں گے. سر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اپنی سیکیورٹی نے بھی بڑی بہتر طریقے سے ورک آؤٹ کیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ جی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو سیکیورٹی کمپنی وہاں پر تعینات تھی. میں اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سندھ پولیس کا بھی، ساتھ میں رینجرز کا بھی، جو وقتاً فوقتاً ہمیں گائیڈ کرتے رہے ہیں، ہمارے ایس او پیز پہ کام کرتے رہے ہیں، اور اسی کا رزلٹ ہے کہ آج جو ہے وہ ایک بہت بڑی تباہی سے جو ہے ہم سارے بچ گئے ہیں. سر، انویسٹر کا مورال بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلند ہوا ہے اس تمام تر چیز سے کہ فوری طور پر کارروائی ہوئی اور 8 منٹ کے اندر اندر دہشت گردوں کو مار گرایا گیا. جی بالکل، یہ بہت ریپڈ رسپانس تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کی سیکیورٹی بیفڈ اپ ہوتی ہے، کسی بھی وہ اس طرح کی انٹوورڈ سچویشن کے لیے تیار ہوتی ہے، تو ہی آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں. اگر ویک سیکیورٹی آج ہوتی تو شاید نقصان ہوتا جاتا. بہت بہت شکریہ. سلیمان مہدی صاحب، چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم سے تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے. سیکیورٹی اہلکاروں نے بر وقت کارروائی کی، 8 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا، 4 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا. 8 منٹ کے اندر اندر سیکیورٹی اہلکاروں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا. جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے، سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، لیکن جواں مردی سے مقابلہ کیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے بر وقت کارروائی کی اور صرف 8 منٹ کے اندر اندر 4 دہشت گردوں کو مار گرایا، اور سیکیورٹی فورسز نے اس مہارت کا مظاہرہ کیا. 2 دہشت گردوں کو دروازے پر مار گرایا گیا. 2 ملزمان چند قدم کے فاصلے پر فورسز کی گولیوں کا نشانہ بنے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس وقت سیکیورٹی فورسز کا مورال بھی بلند ہے، اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والوں کا مورال بھی بلند ہے. سیکیورٹی اہلکاروں کی بر وقت کارروائی. اور اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سچ نیوز کے پاس حملہ آوروں سے متعلق فوٹیج بھی تھی، لیکن ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسے نشر نہیں کیا گیا. سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت سیکیورٹی اداروں نے جو بر وقت کارروائی کی سر، اس سے نقصان سے محفوظ رہا، لیکن پوری دنیا میں ایک مثبت پیغام گیا، پاکستان کا امیج مثبت گیا، پاکستان کی کاروباری سرگرمی نہیں رکی. سر، 1000 کے قریب عملہ وہاں پر موجود تھا. سلیمان مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج. سر، اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے اور اللہ کا کرم کہ تمام لوگ محفوظ رہے. جی بالکل، یہ اللہ پاک کا بڑا کرم رہا ہے آج ہم پہ، کیونکہ آبویسلی اسٹاک ایکسچینج ایک نیشنل ایکسچینج ہے ہمارا، جہاں پہ بہت ساری لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. بہت سارے انویسٹرز جو ہے وہ اپنی آفیسز سے آپریٹ کرتے ہیں، بہت بڑی ایک مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے. تو اللہ کا کرم رہا ہے کہ آج اس چیز کو جو ہے وہ گیٹ ہی پر جو ہے وہ روک دیا گیا اور ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کو اوائڈ کر لیا گیا. سلیمان صاحب، اس طرح کی فوٹیجز بھی موجود، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے نشر نہیں کر رہے. سر، جو آپ کے اپنی سیکیورٹی ہے، اسٹاک ایکسچینج کی سیکیورٹی ہے، اس کے ساتھ مل کر جب فورسز نے اس کارروائی کو عمل تک پہنچایا اور پھر تمام دہشت گرد مارے گئے، سر اس کے بعد کیا ماحول رہا اسٹاک ایکسچینج کا آج پورا دن؟
اس کے بعد جو ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکال ہوتا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار تھے انہوں نے کمپلیٹ سیکورٹی چیک کیا ہے پوری بلڈنگز کا ہر جگہ کا اور اس کے بعد کلیئرنس دی ہے اور جتنے بھی لوگ تھے ہمارا اسٹاف تھا وہ سارے ٹریڈنگ ہال میں آ گئے تھے. اس کے بعد ان کو اپنے اپنے آفس میں جانے کی اجازت دی ہے اور اس کے بعد لائف ایز پر نارمل تھی. سر دنیا بھر میں بھی مثبت پیغام گیا ہے, یقینی طور پر پوری دنیا بھی اس آپریشن کو سراہ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ باہر ممالک سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کی جا رہی تھی وہ اسی طرح جاری و ساری رہے گی؟ جی بالکل, انشاءاللہ یہ پوری دنیا کو میسج گیا ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اپنی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز کا اور اپنے ملک کا دفاع بخوبی کرنا جانتے ہیں اور آج انہوں نے اس چیز کو پروف کر دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ فیوچر میں بھی جو ہے وہ انویسٹر پاکستان کو فیوریبلی دیکھتا رہے گا اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں اور یہ انویسٹمنٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. سر اسٹاک ایکسچینج کی اپنی سیکیورٹی بھی اب بڑھانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں, کسی بھی انسیڈنٹ کے بعد آپ دوبارہ پورے پروسیس کو ریویو کرتے ہیں. میں خود بظاہر سیٹسفائیڈ ہوں کہ آج یہ سیکیورٹی جو تھی وہ اچھی تھی اور ان پلیس تھی جس کی وجہ سے یہ سارا مینج ہوا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دوبارہ اپنی سیکیورٹی کو جو ہے وہ بیف اپ کرتے ہیں تو اس کی طرف تو ڈیفینیٹلی ہم کام کریں گے. سلیمان صاحب ایک بہت اچھی بات یہ کہ دہشت گردوں کو اندر تک ہی نہیں گھسنے دیا گیا, وہیں پر مار گرایا گیا. آپ یہ تمام تر چیز کو بہتر سیکیورٹی اور بروقت کاروائی ظاہر گردانتے ہیں, لیکن سر جو اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں ان تک بھی ایک پازیٹیو پیغام پہنچا ہوگا, پاکستان کا پازیٹیو امیج گیا ہوگا کہ آپ یہاں پر گھس بھی نہیں سکتے اور پاکستان کی سیکیورٹیز الرٹ ہیں. جی بالکل, دیکھیں یہ میسج تو اکراس دا ورلڈ گیا ہے کہ جو بھی ایک کسی کی گندے عزائم تھے یا برے عزائم تھے اس کو ہم نے اپنی سیکیورٹی سسٹم اور پراپر مینجمنٹ اور ایس او پیز کے تھرو جو ہے وہ آج ڈیفیٹ کر دیا ہے. سر جو سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں اس میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں. 2 سیکیورٹی گارڈز گئے ہیں ہماری کمپنی کے جو یہاں تعینات ہیں, 1 سب انسپیکٹر ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ میں آلریڈی ہم نے یہ ایک ذکر کر دیا ہے ہمارے گروپ میں اور ہم بھی آؤٹ آف دا وے جائیں گے ان کی فیملیز کو فائنینشیل ویلفیئر کے لیے اور جس طرح بھی ہم جو بھی ان کی مدد کر سکیں گے وہ بالکل کریں گے. ان کا احسان ہے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ جو انہوں نے اپنی آج جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کو بچایا ہے. بہت بہت شکریہ. چیئرمین PS6 پاکستان اسٹاک ایکسچینج جناب سلیمان مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام در صورتحال پر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سیکیورٹی کے عملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کاروباری طبقے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پوری دنیا میں بہترین امیج دیا اور 8 منٹ کے اندر اندر مار گرایا گیا 4 دہشت گردوں کو. افغانستان کا نے ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر صوبہ ہلمند میں بم دھماکے میں 6 شہری جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں. افغانستان پھر لہو لہو. صوبہ ہلمند کے ضلع واشیر میں سڑک کنارے بم دھماکے میں 6 شہری جان سے چلے گئے جبکہ متعدد شدید زخمی ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں. افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے مطابق گزشتہ 1 ہفتے کے دوران طالبان کی جانب سے حملوں میں مجموعی طور پر 51 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. قومی ٹیم کا دورہ انگلینڈ 1 رات قیام کے بعد ان ایکشن. واروک شائر میں کرکٹرز اور کوچنگ اسٹاف مختلف کھیلوں میں مشغول. کرکٹر سنوکر, ٹیبل ٹینس اور دلچسپ کھیلوں میں مصروف ہو گئے. ٹیم 14 روزہ قرنطینہ کے دوران ہلکی پھلکی پریکٹس کرے گی. قومی ٹیم کا دورہ انگلینڈ 1 رات قیام کے بعد ان ایکشن. واروک شائر میں کرکٹرز اور کوچنگ اسٹاف مختلف کھیلوں میں مشغول ہو گئے. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.